ज्योग्राफी की क्लास शुरू की जाए। हम ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी में हम कहाँ पर थे? हमने कुछ फसलों के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि हम आगे बढ़ेंगे तो खनिज संसाधन पढ़ेंगे। तो खनिज संसाधन पढ़ने से पहले मैपिंग में आ जाते हैं। और मैपिंग में आज हम थोड़ा ऑस्ट्रेलिया वाले इलाके के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा चित्र बनाता हूँ। उसके बाद आपसे उन वहाँ पे जो कुछ खास विशेषताएं हैं उनके बारे में बताता हूँ। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है। फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड से ऊपर यहाँ पे न्यू गिनी वाला इलाका है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसके चारों तरफ घूम लीजिए और देख लीजिए कि यह किस किस से घिरा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ महासागर है। महासागर का नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद में इसके इस साइड में देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे तिमोर सागर मिल गया। इनको गोला करते रहिए, आपको आइडिया रहेगा कि हाँ हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक और सागर है, इसका नाम है आराफुरा सागर। आराफुरा सागर के बाद में यहाँ एक खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम क्या है? ये खाड़ी मिली, इस खाड़ी का नाम है कारपेट्रिया की खाड़ी। ये कारपेट्रिया की खाड़ी। कारपेट्रिया की खाड़ी के बाद में यह द्वीप है न्यू गिनी द्वीप समूह। न्यू गिनी द्वीप समूह के बाद में यह एक प्रायद्वीप है, इसका नाम है केप यॉर्क प्रायद्वीप। मिल गया होगा ना आपको, केप यॉर्क प्रायद्वीप। फिर यहाँ वाला सागर है एक, इसका नाम है कोरल सागर। कोरल नाम से कुछ याद आया? दुनिया की सबसे बड़ी कोरल भित्ति कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में? वो यहीं इसी इलाके में है। तो यहाँ पे जो इलाका है यह है ग्रेट बैरियर रीफ या वृहद बैरियर भित्ति। तो ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आ जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रशांत सागर। ये प्रशांत महासागर आ जाएगा। आगे चलेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा ये तस्मान सागर। तस्मान सागर के बाद में ये द्वीप आएगा, इसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया के बाद में ये न्यूजीलैंड द्वीप समूह, दो भागों में है ये न्यूजीलैंड द्वीप समूह। फिर जो यह इलाका है इसे कहेंगे हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अच्छा, बे और बाइट दोनों को हम खाड़ी कहेंगे वैसे हिंदी में। तो इन दोनों में फर्क क्या है? बे थोड़ा संकरा इलाका होगा और बाइट होगा थोड़ा चौड़ा और खुला इलाका होगा। चौड़ा और खुला इलाका, तो ये थोड़ा खुला इलाका है तो बाइट कह दिया इसको, ठीक है। फिर यहाँ वापस हिंद महासागर आ जाएगा अपना। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये इलाके आपको याद हो जाने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद में कुछ चीज़ें और देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक तो हमारे मरुस्थल हैं, उन सब के बारे में भी देख लेंगे और कुछ चीज़ें और हैं उनको भी देख लेंगे। आज थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठा करते हैं इसमें। तो सबसे पहले होगा यहाँ किम्बरले का पठार। तो किम्बरले पठार, किम्बरले पठार के बाद में यहाँ आओगे तो यहाँ मिलेगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट या ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी मरुस्थल के नीचे आओगे तो यहाँ आएगा गिब्सन मरुस्थल, इसके नीचे ही है गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल के बाद में और नीचे आओगे तो यहाँ और लंबा चौड़ा मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है वृहद विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। मिल गया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के नीचे और आओगे तो यहाँ मिलेगा नल्लार बोर का मैदान। जो इलाका तटीय इलाका है, इस तटीय इलाके के पास में अपने को मिलेगा नल्लार बोर का मैदान। इतने इलाके मिल गए आपको एक तरफ से, ठीक। और भी पर्वत श्रेणियाँ वगैरह है लेकिन
सभी को याद थोड़ा ना करना, अपने को तो हो सकता है डेजर्ट के बारे में पूछे तो क्रम पूछ लेगा। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले 3 डेजर्ट हैं, इनका पूर्व से नहीं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए तो पता रहेगा ना, इस तरह से लगा लिया। ठीक है, तो फिर आगे एक देखिए, यहाँ पे आएगा सिम्पसन मरुस्थल, बीच में सी है। सिम्पसन मरुस्थल के यहाँ आओगे इस साइड में तो यहाँ मिलेगा अपने को ग्रेट आर्टेशियन बेसिन या ग्रेट आर्टेशियन खाड़ी, खाड़ी नहीं घाटी सॉरी, तो ग्रेट आर्टेशियन घाटी। आर्टेशियन पता है आपको? आर्टेशियन बताऊं? थोड़ा आर्टेशियन बताता हूँ इसके बारे में, मुझे याद दिलाना। तो याद तो मुझे रखना पड़ेगा ना, आप बताओगे तो कैसे। ये कौन सा हो गया था ये इलाका? सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल के बाद में ग्रेट आर्टेशियन बेसिन, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन के नीचे की ओर है स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे एक और होगा बंकलैंड उच्च भूमि, तो बंकलैंड उच्च भूमि यहाँ पे है। फिर इस किनारे पे एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मिल गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ऊपर आप ऐसे गोला लगा लीजिए, आपको पता रहे कि हमने ये देख लिया है। ठीक है, आज यही देखते हैं, बाकी कल और थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे इसके बारे में। ठीक, अब मैं जो आपको आर्टेशियन के बारे में बताने वाला था ना, वो बताता हूँ। आर्टेशियन, आर्टेशियन ये आएगा, ये आएगा, कौन सा आएगा जो भी देख लेना। आर्टेशियन दरअसल क्या होता है कि कुएं होते हैं, कुएं होते हैं, वहां से पानी अपने आप बाहर आता है। अब ये कैसे काम करते हैं? दरअसल क्या होता है, ये इधर की उच्च भूमि है, ठीक है, और फिर ऐसे ये मरुस्थल, मरुस्थल नहीं, ये रहेगा तो समतल ही यहाँ पे, लेकिन अंदर की तरफ एक अपारगम्य चट्टान निकलेगी इस तरह से। ठीक, ये अपारगम्य चट्टान निकली और यह मरुस्थल थोड़ा सा बेसिन बन गया, यहाँ पे बेसिन बन गया। अब क्या होगा, इस इलाके में बारिश होगी, इस इलाके में भी बारिश होगी। ठीक है, तो पानी धरती के नीचे जाएगा, नीचे की परतों में पानी जाने के कारण धीरे 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 करके ये जमा होगा इस इलाके में। ठीक है, तो ये यहाँ तक भर जाएगा एक तरह से। ये जो अपारगम्य चट्टान है ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर तो नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन नीचे की तरफ क्या है, अपारगम्य चट्टान। ये अपारगम्य चट्टान यहाँ पानी को जो प्रेशर है इस पाइप के अंदर बढ़ा देगी, पानी के अंदर प्रेशर बढ़ा देगी। तो फिर यहाँ से जब भी ड्रिल करेंगे तो इस प्रेशर के कारण, इधर वाला प्रेशर भी, इधर वाले प्रेशर के कारण ये पानी है यहाँ से स्वतः बाहर आएगा, अपने आप बाहर आएगा, अपने आप पानी बाहर आता है। ठीक, तो इसे कह देंगे हम आर्टेशियन। तो आर्टेशियन बेसिन है वो ये इलाका है। ठीक है, इसके अलावा हम कल देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ चीज़ें और देखेंगे। अब हम कृषि पढ़ चुके हैं, कृषि के बाद में आगे का टॉपिक पढ़ना है। आगे का हमारा टॉपिक था, मैंने आपको बताया था कि हम आर्थिक भूगोल में प्रवेश कर चुके हैं। आर्थिक भूगोल में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं बताता हूँ पहले आपको। ये आर्थिक भूगोल में हमने कृषि पढ़ ली है। कृषि के बाद में क्या पढ़ा है? कृषि ही तो पढ़ा, बाकी कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, कृषि पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम खनिज संसाधन। ये हमारा खनिज संसाधन। इसके बाद में पढ़ेंगे हम कुछ उद्योग पढ़ लेंगे। देखो, खनिज संसाधनों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उद्योग, तो उद्योग आ जाएंगे। उद्योगों के लिए जरूरी है परिवहन, तो फिर इसके बाद में हम परिवहन पढ़ लेंगे। तो ये 2 टॉपिक और रह जाएंगे हमारे आर्थिक भूगोल में। तो कृषि हमारा पूरा हो चुका है। आज हम खनिज संसाधन देखेंगे। देखते हैं कितना पूरा हो पाता है, जितना हो जाएगा उतना आज कर लेंगे, बाकी कुछ बच जाएगा तो कल कर लेंगे। तो मेरी कोशिश तो यही है कि आज हो जाए हमारा ना।
तो शुरू करते हैं खनिज संसाधनों से। तो ये हमारा हो गया खनिज संसाधन, मिनरल्स। मिनरल्स को बोलते हैं वर्तमान औद्योगिक युग की रीढ़। तो उद्योगों की रीढ़ बोलते हैं इसको, उद्योगों की रीढ़। उद्योग है इसे बोलते हैं अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़, और उद्योगों की रीढ़ है वो है हमारे खनिज संसाधन। ठीक, तो उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है। एक एक करके हम देखते हैं, इसको आगे बढ़ते जाएंगे, बात करते जाएंगे। अब देखा हमने उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है, इसके बाद में देखते हैं खनिजों के प्रकार। तो खनिजों के प्रकार, इसमें से भी यूपीएससी कभी मैच द कॉलम जैसा कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले। मैच द कॉलम नहीं करवाएगा तो वो जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के आधार पे कुछ पूछ ले। प्रीलिम्स का सवाल है ना, प्रीलिम्स में कोई भरोसा नहीं है किस प्रकार का क्वेश्चन बन जाए ना। तो इसमें सबसे पहला देखिए, धातु खनिज या धात्विक खनिज। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो धातु का मतलब होता है कि जिसके पास वैलेंसी होती है। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, पर धात्विक खनिज देख लीजिए। अब जो धातुएं हैं कुल मिला के वो सब धात्विक खनिजों में आ जाएगा। धात्विक खनिजों में पहला देखिए, पहला हो जाएगा बहुमूल्य धातु खनिज। बहुमूल्य के साथ में आपको पता चल ही गया होगा कि बहुमूल्य में कौन सी चीज आएगी। आजकल जिसके भाव आसमान, 9वें आसमान पे, 7वें आसमान पे तो सब होते हैं। अभी तो सोने के भाव 7वें आसमान पे नहीं है, 9वें आसमान पे है। तो सबसे पहले आ गया सोना, और इसकी बहन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यह भी है ना, चांदी भी, यह भी भाव नहीं दे रही किसी को, इतने भाव इसके ज़्यादा हैं। गरीब आदमी तो क्या ही खरीद ले इसको। यह है प्लेटिनम। ये 3 धातुएं हैं जिनको माना जाता है बहुमूल्य धातुएं। फिर देखिए हमारी हल्की धातुएं या हल्की धातु खनिज। हल्की धातु से समझ गए अर्थ, थोड़े हल्के होते हैं बाकी सबसे। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रयोग आप जानते हो, जहाज से लेकर आजकल के जितने भी चीज़ें बन रही है वो एल्यूमिनियम का प्रयोग कर रहे हैं। फिर आ जाएगा इसमें टाइटेनियम, फिर आ जाएगा एक मैग्नीशियम। ये जो इम्पोर्टेंट है और जो महत्वपूर्ण है उनको मैं बता रहा हूँ आपको ना। बाकी छोटे मोटे और बहुत सारे होंगे तो उनको हम छोड़ के चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, अन्य महत्वपूर्ण खनिज। धातु खनिज है ना, ये भी धातु भी है, तो धातु खनिज। अन्य महत्वपूर्ण धातु खनिज में आ जाएगा तांबा, जस्ता, टिन, सीसा, लोहा, रांगा भी होता है, एक पारा भी होता है। यह सब भी कुछ एक अन्य धातु खनिज है। इन धातुओं में भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो लोह धातु, एक अलोह धातु। ठीक है। अच्छा, लोह धातु और अलोह धातु को कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले तो यह भी यूपीएससी कथन कारण में पूछ सकती है। लोह धातु, लोह धातु वह होती है जो चुंबक की ओर आकर्षण का गुण प्रदर्शित करती है। आकर्षण का गुण प्रदर्शित करती है, यानी कि चुंबक पास में लेके जाएं, चुंबक पास में लेके जाते हैं तो चुंबक की ओर आकर्षण होने का जो गुण दिखाती है, तो उसे कहेंगे लोह धातु। और अलोह धातु इसका उल्टा हो जाएगा, जो कोई निष्क्रिय रहे, यहां लिख देता हूं मैं ऐसा ना, जो चुंबक के प्रति निष्क्रिय रहे या कोई गुण प्रदर्शित न करे, आकर्षण का गुण प्रदर्शित न करे, तो वो कहेंगे अलोह धातु। जो चुंबक के प्रति निष्क्रिय रहे तो अलोह धातु।
ठीक, यह सामान्य जानकारी लिखी है। तो लोह धातु में आ जाएंगे, सबसे पहले तो हमारे लोहे के अयस्क आ जाएंगे सारे। लोहे के अयस्क, लोहे के अयस्क आपको याद है, हेमेटाइट, हेमेटाइट या हेमाटाइट जो भी है। हेमा धर्मेंद्र जी वाली हेमा नहीं है, दूसरी हेमा है ये। मैग्नेटाइट, देखो एक तरह से याद करने का तरीका है। सबसे अच्छा लोहे का खनिज है, नहीं जो अयस्क है वो हेमेटाइट है। अब हेमा जी सबसे सुंदर है तो हेमेटाइट सबसे अच्छा है, इस तरह से कुछ याद करके। मैग्नेटाइट, फिर आता है लिमोनाइट, एक आ जाएगा सिडेराइट। ठीक है, तो ये हमारे लोहे के अयस्क आ गए। कुछ लोह मिश्र धातुएं हैं, इनको भी देख लो, ये भी साथ में मिलते हैं ना खनिज के रूप में। तो उसमें आ जाएंगे क्रोमियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, निकेल, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम ऐसा ही ना, और क्या हो सकता है, वेनेडियम। देखो रटना पड़ेगा आपको जिसको मैं तो अभी जैसे रट के आया हूँ, मुझे पढ़ाना है इसलिए रट के आना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको यह याद रहे, आपको याद कोई पूछ ले क्रोमियम लोह मिश्र धातु है, इतना याद रह जाएगा तो काफ़ी है। और लोहे के हमें अगर पूछ लिया कोई अयस्क पूछ ले, आपको चारों एक साथ याद ना आए, लेकिन अगर सिडेराइड लिख दे और आपको पूछ ले कि क्या यह लोहे का एक अयस्क है, तो आप बिल्कुल हाँ भरे, इस तरह से याद हो जाएगा तो काफ़ी है वो। ठीक है, कुछ एक है फेरो फॉस्फोरस। देखो पढ़ाना मुश्किल है भाई जी, पढ़ाने के लिए बहुत रटना पड़ता है, रट करके आओगे, तैयार करके आओगे, फिर भी कुछ बातें भूल जाते हैं, उल्टी बता दी जाती है, कितनी भी कोशिश कर लो। चाहे पहली बार जब हम पढ़ा रहे थे ना, जब मेरा जिस साल इंटरव्यू हुआ था पहली बार, तो पहले इंटरव्यू के टाइम जब हमने पढ़ाना शुरू किया था, ये जिरकोनियम है, जिस्कोनियम लिख दिया, देख लो ऐसे ऐसे बात करते करते यही होता है। एक होता है बोरोन। तो मैं जो बात बता रहा था वो ये है कि जब पहले इंटरव्यू के टाइम जब हम थोड़ा कॉन्फिडेंस में आए थे, पढ़ाना शुरू किया था, तब शुरू में लगा था कि यार पढ़ाई लेंगे क्या है, पढ़ाने तो है, जाके कुछ रटना है और आगे जाके उगलना है, पर काम वो करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। शुरू की क्लासेज तो एडिट कर करके काम चलाना पड़ रहा था। ठीक है, पहली बार में तो बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब थोड़ा समझ में आ गया कि अच्छा क्या चीज़ें याद करके जानी है, किन चीज़ों को याद नहीं करना है, कौन कौन से पॉइंट लिख के जाने हैं, तो पॉइंट भी नहीं भूलते और उसके साथ जो जानकारी है वो भी नहीं भूलते। तो अलोह धातु आ गए। अब लोह धातु में पढ़ ली हमने। अलोह धातु मैंने बताया था क्या करती है, लोहे के प्रति आकर्षण प्रदर्शित नहीं करती है, परिभाषा ऊपर देख लीजिए आप एक बार। तो इसमें धातुएं आ जाएगी कैडमियम, पारा। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो ना कि यार पढ़ाना आसानी तो है, क्या है, आपको ऐसा लग रहा हो, तो आप सिर्फ 10 मिनट की क्लास रिकॉर्ड करके देखना, आइडिया लगेगा कि जब तक जानकारी पूरी इकट्ठी ना कर लो ना, एक शब्द मुंह से निकालना मुश्किल हो जाता है। अब तो हम धीरे धीरे पारंगत हो रहे हैं, अब हालांकि पूरे पारंगत नहीं हुए हैं, अभी हम भी सीख रहे हैं, पर ठीक है, जरूर पहले से कुछ ठीक हो गए। फिर कुछ विरल धातुएं हैं जो बहुत कम मिलती है, ये विरल धातुएं। विरल धातुओं में आ जाएगा यूरेनियम और थोरियम। ये थोरियम को बोलते हैं भविष्य का रेडियो एक्टिव तत्व या ऊर्जा स्रोत, ऐसा कुछ। लिथियम मैं बताऊंगा तो आपको इसकी जानकारी भी दूंगा। बेरिलियम, लिथियम का प्रयोग किस में होता है, कोई बताएगा? बैटरीज सुनते हो, लिथियम आयन बैटरी, तो बैटरीज में इसका प्रयोग होता है। ये तो हमारे हो गए धातु खनिज। धातु खनिजों में कुछ देख लिए हमने लोह धातुएं, कुछ अलोह धातुएं। अलोह धातुओं का मतलब क्या हुआ, जो
चुंबक के प्रति आकर्षण का प्रदर्शन नहीं करती है, वो हो गई अलोह धातु। जो प्रदर्शित करती है आकर्षण का गुण, वो होगी लोह धातुएं। ठीक है, और लोह मिश्रित धातुएं भी देखी, जो लोहे के मिश्रण के साथ हमारे को मिलती है। यह सब होने के बाद में धातु खनिज तो हो गए, अब अधात्विक खनिज देखने हैं। तो यह है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिजों में शक्ति संसाधन के रूप में, देखो संसाधन पूरे अच्छे से हो ना, पूरे संसाधनों के साथ में पढ़ाया जाए ना। जैसे मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई मुझे ऐसा आदमी मिल जाए जिसको मैं बताऊँ कि इन चीज़ों के मुझे नोट्स चाहिए, तो फिर वो नोट्स सीधे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा दूँ, तब तो पढ़ाने में और मज़ा आएगा। ये जो हम 20 क्लासों में कर रहे हैं, यह शायद मैं 12 क्लासों में, 13 क्लासों में, 15 क्लासों में कर देता। लेकिन अब क्या है ना कि नोट्स भी खुद को बनाने हैं, फिर समझना भी खुद को है, याद भी खुद को करना है, लिखवाना भी है कुछ कुछ जानकारियाँ। यह सब करने में थोड़ा जोर तो आता ही है भाई, क्या करें बताएं। कोई इलाज भी तो नहीं है ना इसका अपने पास। कोयला, हम सभी संसाधनों के अभाव वाले लोग हैं, आप भी हम भी सब। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये 3 चीज़ें हैं जिनको हम शामिल करते हैं अधात्विक खनिजों में, या ऊर्जा संसाधनों के रूप में भी बोल देते हैं इनको। इनके अलावा और देखिए कुछ खनिज उर्वरक मिलते हैं हमारे को। तो खनिज उर्वरक, तो इसमें आ जाएगा नाइट्रेट और आ जाएगा फॉस्फेट। खेतों में काम करने वालों को पता होगा, इनके नाम घरों में अक्सर बोले जाते हैं। पोटास, गंधक, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, तो ये हो गया हमारे खनिज उर्वरक के रूप में। अब कुछ रत्न आते हैं, कुछ मणियाँ मिलती हैं हमारे को। रत्न और मणियाँ, रत्न और मणियाँ जो मिलती है, इनमें कौन कौन से आ जाएंगे? हीरा, पत्थर है एक तरह से ये। अगर इनको देखा जाए तो ये पत्थर है, किसी काम के नहीं। पत्थर जैसी जो आकृति है उसको तो क्या, पत्थर को हम क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे कि पत्थर है, ये सिंपल पत्थर है, मिट्टी का बना हुआ। पर इनकी विशेष प्रॉपर्टीज़ के कारण ये हमारे बहुत ही महंगे हो जाते हैं। नीलम, कल ही उन्होंने नीलम पहना और देखो एक खुशखबरी निकल के आई। किसी को कुछ याद आ रहा है? सबको याद नहीं आएगा। जो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है उसको याद आ रहा होगा कि यह महाभोज में एक हमारे नेताजी होते हैं, वो नीलम की अंगूठी पहनते हैं और अपने अच्छे के लिए पहनते हैं, और उधर से एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और वो अपॉर्चुनिटी लेके आ जाती है उसके लिए। तो लोग यह भी देखते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, उसके प्रति संवेदना नहीं है। राजनीति में ऐसा ही होता है, जो मर गया है उसके प्रति संवेदना नहीं है, बस वो अपना नीलम और देख करके सोच रहा है कि हाँ मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी मिल गई है ना मुझे तो ये हिंदी साहित्य में एक वो नीलम पहनते हैं, तो मुझे इस तरह से याद आ गया। और ये ओपल भी कुछ होता है, किसी को पता हो तो बताना, मुझे तो पता नहीं है ओपल। एक और होता है वेरूज, और इसको बोलते हैं, वेरूज को बोलते हैं एक्वामेरियन। हाँ, एक्वामेरियन। ठीक, ये रत्न और मणियों में ये आ गया। कुछ एक है भूद्रव खनिज, इनके भी नाम लिख लो। इसमें सबसे पहले आता है जिप्सम। यह दरअसल चूने जैसे कुछ होता है, चूना मिश्रित जैसा होता है, या चूना ही मान लो आप एक तरह से, इसको जिप्सम बोलते हैं। मेरा जब पहला इंटरव्यू हुआ था ना, तो एक मैडम थी, मैडम ने कहा नमक भी मिलता हमारे को ना। मैं पहले जिप्सम की थोड़ी कहानी बता देता हूँ आपको। तो वो मैडम थी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि अब मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ खेतों में पास से नहर निकलती है, नहर के कारण जो सेम की समस्या, सेम समझते हो ना, जो नहर का पानी रिस करके ऊपर आ जाएगा तो वो क्या होगा? सेम होगा। तो वो सेम की समस्या होती है। तो एक सर ने पहले पूछा मुझे कि आपके इलाके में कौन कौन सी समस्याएं आती है,
तो मैंने बताया कि नहर के कारण सबसे बड़ी समस्या हमारी सेम की समस्या है और लगभग बहुत सारे खेत खराब हो चुके हैं। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा सेम की समस्या आती है तो इससे क्या होता है? तो मैंने कहा सर वो नमक की परत जम जाती है जो फसलों को खराब करती है, फसलें होने नहीं देती, ज़मीन को बंजर बना देती है। ये सब कह दिया। यह सब इंटरव्यू ख़त्म होने वाला था। तो वापस वो मैडम थी जो एक तरह से बोर्ड की अध्यक्ष थी, या जो ना यूपीएससी की जो मेंबर थी, वो एक तरह से अपना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, उसी के हाथ में नंबर होते हैं। तो उन्होंने लास्ट में मुझसे पूछा कि आपने कहा कि आपके वहाँ भी नमक की समस्या है, जो ज़मीन है वो उसके ऊपर नमक की परत आ जाती है, इस समस्या का समाधान आप लोग कैसे करते हो? इसका मतलब तो खेती नहीं कर पाते हो। अब मेरे वो क्लिक कर गया। एक बार जब मैंने पढ़ा था ना तो मुझे याद आया था कि हम ना जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो जिप्सम एक तरह से चूना है। तो मैंने मैडम को 2 ऑप्शन बताए कि मैडम हम जनरली तो क्या करते हैं, चूना ला करके खेत में डालते हैं, वो नमक को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा काम आसान हो जाता है। और अगर चूना नहीं मिल पाता है तो हम जिप्सम लेके आकर के वो जिप्सम डाल देते हैं। तो पता नहीं, नंबर तो फिर ठीक भी दिए थे, लेकिन क्या करें हम, जीएस में नंबर ठीक नहीं आए थे तो हो सकता है उसके कारण। तो नमक, गंधक, अबरक, टल्क, मृतिका, बालू, कंकड़, मुल्तानी मिट्टी जानते हो? वो शायद मृतिका में आएगा ना। तो मुल्तानी मिट्टी वाला जैसा इलाका है वो मृतिका में आ जाएगा। तो मैंने जिप्सम की कहानी छोटी सी बताई आपको, ऐसे काम की नहीं थी, पर हो सकता है किसी के काम की हो, कहीं काम आ जाए। यूपीएससी पूछ ले कि जो सेम की समस्या है उसका समाधान क्या है, अगर खेत में नमक आ जाए तो उसका समाधान क्या है, ऐसा कुछ। ठीक है। तो यह हमने क्या किया, हमने सभी खनिज थे जो मिलते हैं हमारे को पृथ्वी की सतह के अंदर, हमारे जो खनिज पदार्थ हैं उन सब का वर्गीकरण कर दिया। ठीक। अब वर्गीकरण के बाद में चलिए एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले देखिए लोहा अयस्क। तो लोहा, सबसे पहले लोहा के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इसे कहते हैं कि यह सभी उद्योगों के विकास का आधार है। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं आपको। अगर लोहा है तो सब कुछ पॉसिबल है, लोहा नहीं है तो कुछ नहीं। दरअसल जितने भी उद्योग हैं, उद्योगों की मशीनरी बनाने के लिए लोहा जरूरी है। उद्योगों की मशीनरी बनाने के लिए, उद्योगों की मशीनरी हो या फिर सुई हो, सुई से लेकर के उद्योगों की मशीनरी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट सभी लोहे पे डिपेंडेंट है। अगर लोहा उद्योग विकसित है तो सभी उद्योगों को सहारा मिल जाता है। तो लोहे के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं मैंने बता दिया पहले आपको। बताइए सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया कौन सा होता है? नहीं 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 नहीं, सबसे शुद्ध होता है वो होता मैग्नेटाइट। मैंने एमआजी गलत बता दिया आपको ना। मैग्नेटाइट होता है, यह सबसे शुद्ध माना जाता है, पर मिलता कम है, इसे लिखिए सबसे शुद्ध। वो गलती से उस समय मैंने कहा था ना कि हेमेटाइट सबसे सुंदर नहीं, सबसे अच्छा होता है, सबसे शुद्ध होता है। तो सबसे शुद्ध कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है। उस समय मैंने गलत बता दिया था। जो हेमेटाइट होता है वो सेकंड मोस्ट अच्छा होता है। तो क्या कहेंगे इसको, जो भी है ठीक है। इसके अलावा कुछ लोहे के प्रमुख अयस्क हैं, इसमें लिखिए लिमोनाइट, सिडेराइट, और क्या हो सकता है, आयरन पाइराइट्स, आयरन पाइराइट्स, और टेकोनाइट भी होता है। लिखोगे क्या? टेकोनाइट। यह सब लोहे के अयस्क हैं। अब लोहे के अयस्क के जो भंडार हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले, सबसे पहले प्रमुख खनिज क्षेत्र। तो लोहे के प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन से हैं इसे देखिए। इसमें
सबसे पहला लिखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में एक तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का इलाका है किम्बरले, नहीं पिलबरा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पिलबरा क्षेत्र है। ये पिलबरा क्षेत्र में हमारे को लोहे के अयस्क या जो खाने हैं वो देखने को मिलती है। और देखिए ब्राज़ील के बारे में, ब्राज़ील में भी है। तो ये कैराइज माइंस है, यहाँ पे देखने को मिलता है। या फिर एक और है मिनास गेराइस, ये है ये इटाबीरा की पहाड़ी है। यहाँ हमारे को ब्राज़ील में लोहे के खनन क्षेत्र या लोहा देखने को मिलता है। चीन को देखिए, चीन में इलाका है मंचूरिया, एक अनसन, शांतुंग, ये शांसी, ये चीन में इलाके हैं जहाँ पे हमारे को लोह अयस्क मिलता है। अगर भारत में देखोगे तो भारत में ओडिशा में कौन से इलाके हैं? क्योंझर, सुंदरगढ़, यहाँ पे हमारे को लोहे के जो लोहा मिलता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हमारे को बेलाडीला में भी मिलता है, ये बेलाडीला। कर्नाटक में हमारे को बेल्लारी, यहाँ हमारे को मिलता है। इसके बाद में कहाँ जाएंगे? एक रूस के इलाके में देख लो। रूस में है मैग्निटोगोर्स्क पर्वत, देखो नाम ऐसा ही है, मैग्निटोगोर्स्क ऐसे, मैग्निटोगोर्स्क, हाँ ये पर्वत का इलाका है। इस पर्वत के इलाके में मिलता है। ये कुजनेत्स वक्र पढ़ा आपने, किसमें है? हमारे अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कुजनेत्स वक्र आता है। जो कुजनेत्स इलाका है यहाँ भी देखने को मिलता है। और एक इलाका है KMK, इस इलाके का नाम है क्रुस्क। अब देख लो ये क्या बोलते हैं इसको, है ना, मुझे मत बोलना कि सर आपने ठीक बोला नहीं। ये क्रुस्क मैग्नेटिक एनोमली, इस इलाके में भी हमारे को लोहा देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो लोहे के भंडार के रूप में अग्रणी देश, भंडार अग्रणी देश, तो लोहे के भंडार के रूप में सबसे अग्रणी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नंबर 2 पे आएगा ब्राज़ील। देखो हम इसी क्रम में देखें ना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फिर चीन, ये भंडार है, फिर चीन यहाँ आएगा। ये चीन के बाद में भारत और रूस। तो लोहे के भंडार की दृष्टि से देशों का क्रम यह है। कोई पूछ ले कि भंडार के क्रम में अग्रणी देश कौन कौन से हैं, तो ये क्रम होगा उनका, याद कर लेना। और ये उत्पादन में भी सेम ऐसा ही होगा, इसी क्रम में यह उत्पादन की दृष्टि से भी है क्रम, तो सेम इसी को उत्पादन में भी डाल देना भले। ठीक, तो यह लोहे के बारे में जो जानकारी थी वो हो गई। लोहे का प्रयोग आपको पता है, कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको, कहीं पर भी नहीं, मतलब मोस्टली आप लोहे के प्रयोग जानते ही हो ना, तो उसको लिखाने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए आगे दूसरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, या दूसरा तत्व हमारा हो जाएगा ये मैंगनीज। पहले मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि मैंने उसके ऊपर नंबर नहीं लिखा है, ऐसे लिख के करते हैं। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे लोहे के बारे में देखा ना, ऐसे ही कुछ जानकारियां इकट्ठी कर लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। यह
दरअसल ज़्यादातर तो हमारे को लोहे के साथ मिलता है और मुक्त रूप में भी मिल जाता है, मुक्त रूप में भी मिलता है, लोहे के साथ भी मिलता है। तो लोह प्लस अन्य खनिजों के साथ संयुक्त रूप से भी मिलता है, अन्य खनिजों के साथ संयुक्त रूप से। इसका प्रयोग होता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। सही लिखा। ये एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। मिश्र धातु है किसकी? स्टेनलेस स्टील की। इसके अलावा इसको प्रयोग होता है डिस्पोजेबल बैटरी बनाने में। बैटरी का इस्तेमाल किया और फेंक दिया, ऐसी डिस्पोजेबल बैटरी बनाने में मैग्नीज का प्रयोग होता है। और इसका 80% जो भंडार है वो दक्षिण अफ्रीका में है। तो दक्षिण अफ्रीका 80% का मालिक बना हुआ है। इसके प्रमुख अयस्क देखिए, इसके प्रमुख अयस्क हो सकते हैं नहीं हैं पायरोल्यूसाइट, साइलोकेलिन नहीं साइलोमेलिन, मैंने गलत लिख के रख दिया। साइलोमेलिन, बोरोनाइट, ये है इसके अयस्क। अब के इसके उत्पादन के क्षेत्र देख लेते हैं। तो उत्पादन के क्षेत्र कहाँ कहाँ पे उत्पादन होता है, मतलब 80% किसके पास है? दक्षिण अफ्रीका के पास। तो पहले दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र ही देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से क्षेत्र हैं? पोस्टमार्सबर्ग, किम्बरले, ऐसा ही कुछ होगा। किम्बरले तो वो हीरे वाला भी था ना, हीरा भी यहीं मिलता है। हीरे के टाइम देखते हैं कुछ। गेबोन, ये गेबोन कहाँ है बताया आपको? मैंने उस दिन बताया नहीं शायद, अफ्रीका का जब मैप करवाया था ना। तो जैसे ही इस तरह से कुछ अफ्रीका का मैप देखेंगे तो यहाँ के इलाके में गेबोन मिलेगा। फिर इसके पास से कॉन्गो है, वो समुद्र से जुड़ता है। तो कॉन्गो जहाँ समुद्र से जुड़ता है उसके ऊपर है गेबोन नाम का देश है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वो खदानें हैं उस क्षेत्र का नाम है माउड खदान या खान, जो भी है, ऐसा कुछ कर लो। ठीक। हमारे को ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, यह है ऑस्ट्रेलिया में मिलता है किम्बरले का पठार, किम्बरले पठार। ठीक। इसके अलावा फिर आ जाएगा घाना के बाद में आ जाएगा चीन। ठीक। और कौन से इलाके हो जाएंगे? ठीक है, चलो इसमें देखो कि एक भारत है। भारत में कौन से इलाके में मिलता है? एक तो बालाघाट में मिलता है हमारे को, सुंदरगढ़ में मिलता है और नागपुर में मिलता है। ये नागपुर भंडारा क्षेत्र है, वहाँ मिलता है। ठीक है। इसके भंडार की दृष्टि से जिम्बाब्वे सबसे आगे बताया जाता है। जिम्बाब्वे है क्या? है लिखा तो जिम्बाब्वे है मैंने। जिम्बाब्वे और भारत, ये आप एक बार क्या करना, इसको वापस रीचेक करना, मैं भी करूँगा, कि जो मैग्नीज है इसका भंडार कौन से देशों में सबसे अधिक है। तो भंडार की दृष्टि से टॉप 3 देश, टॉप 3 देश देखना भंडार की दृष्टि से मैग्नीज के। मैंने पता नहीं गलत लिख दिया क्या किया, ये कुछ नोट्स में लिखा हुआ था कहीं पर, एक बार चेक कर लेना आप।
ठीक है, तो ये मैंगनीज हो गया अपना। मैंगनीज के बाद में करते हैं तांबा। तांबा, हाँ तांबा ही है। तो यहाँ पे देखिए तांबा को, तांबा का प्रयोग किस में होता है? विद्युत तार बनाने में, खाना पकाने में, खाना पकाने में नहीं, खाना पकाने वाले बर्तनों में। बात तो वैसे सेम ही है लेकिन लिखने में थोड़ा सही रहे ना। और तार हो गया, सैन्य उत्पादों में भी इसका इस्तेमाल होता है, सैन्य उत्पादों में। और अब इसकी अयस्क देख लीजिए। इसके अयस्क दो प्रकार से मिलते हैं, दो क्या तीन प्रकार से। सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्कों में चेल्कोपाइराइट। अगर कोई CAPF का एग्जाम देने वाला है ना, तो ये याद करके चले जाना, ये काम आ सकते हैं प्रीलिम्स में ही। और चेल्कोपाइराइट हो गया तो चेल्कोसाइट लिख लो साथ में इसके। चेल्को नाम आ जाए तो समझ लेना कॉपर का यानी कि तांबे का कोई अयस्क है। और एक यहाँ लिखिए बोरनाइट, यह हो गए हमारे सल्फाइड अयस्क। इसके अलावा ऑक्साइड अयस्क होते हैं, इन ऑक्साइड अयस्कों की चर्चा कर लेते हैं। यह होते हैं क्यूप्राइट, ये एक ही लिख लो, इंपॉर्टेंट ये एक ही है। कार्बोनेट अयस्क देख लो, कार्बोनेट। आप कहोगे सर ने हिंदी लिखने में ही गलती कर ली, फिर हिंदी साहित्य का मास्टर कैसे हो गया ये? आपको शक तो होता होगा ना कि यार ये हिंदी का मास्टर कैसे है, या हिंदी साहित्य इसने कैसे पढ़ी होगी पता नहीं। और सही बताऊं, जैसे मैंने 5 मेंस दिए ना, पांचों में ही हिंदी साहित्य अकेला सब्जेक्ट था जिसने कोशिश की है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। बाकी सभी सब्जेक्ट ने मेरी बैंड बजा के रखी थी। GS पता नहीं क्यों नंबर आते ही नहीं, हिंदी मीडियम के कभी नहीं आते। और कुछ तो हमारी गलतियां ही रहती है यार, सही बताए ना। कितना भी हम अपने आप को सांत्वना दे दें, GS में हम कमज़ोर रहते ही हैं। आते हुए भी हम कोशिश उस तरह से करते हैं जैसे दरअसल क्या निबंध लिखते हैं ना, जैसे निबंध में मेरे अच्छे नंबर आते हैं, तो जैसे निबंध चल रहा होता है वैसे ही मैं GS के आंसर लिख देता हूँ। अब वो एक तरह से कहते हैं ना कि माइंड सेट ऐसा है, लिखने की टेक्निक ऐसी है, तो वो टेक्निक के कारण उस चक्रों में फिर जो प्रॉपर आंसर देना होता है वो नहीं दे पाते। तो उसने हमेशा ही मेरे को नुकसान पहुंचाया है। जो लिखने की टेक्निक है, बात करने की ऐसे नहीं, मतलब जैसे क्लास कर रहा हूँ वो बातें नहीं, मतलब अपनी बात बताने के लिए जो आप लिखते हैं ना जिस तरीके से, तो वो निबंध वाली टेक्निक है जिसमें आप पहले एक्सप्लेन करोगे, कुछ बातें बताओगे, छोटी सी इंट्रोडक्शन दोगे, तो वो इंट्रोडक्शन फिर मेन बॉडी में पूरा समझाना, इस चक्रों में वो सब उत्तर का अनुत्तर हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। वही हुआ, कोई नहीं हुआ तो हुआ। देखते हैं अभी आगे अपने, तो आगे आ गया उत्पादन। आज साइड की बातें मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्या? लग तो मुझे ऐसा ही रहा है कि आज, चलो कोई नहीं। उत्पादन के क्षेत्र देखते हैं ना। उत्पादन के क्षेत्र, उत्पादन के क्षेत्र में लिखिए पहला है चिली। चिली का है चिकवी कमाटा या चुकवी कमाटा, जो भी आप देख लो, मुझे तो ये याद है चिकवी कमाटा या चुकवी भी बोलते हैं ना। तो ये चू लगा लो तो भी चलेगा, और ची लगा लो तो भी चलेगा, लेकिन कमाटा याद कर लेना, तो समझ जाना कि यहाँ पे हमारे को कॉपर मिलता है, तांबा मिलता है। तो चिकवी कमाटा पर्वत क्षेत्र में एक इलाका है एस्कोंडिडा। एस्कोंडिडा, हाँ एस्कोंडिडा, ये चिकवी कमाटा ही आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा ना तो चिकवी कमाटा क्षेत्र आ जाएगा। और फिर मिलता है हमारे को कांगो क्षेत्र में, कांगो गणराज्य में, जहाँ पे जायरे नदी चलती है, कांगो नदी या जायरे नदी चलती है ना, तो इसका इलाका है वो है कटंगा क्षेत्र। जो कटंगा क्षेत्र है ना, ये याद कर लेना, बहुत सारे चीज़ों में आएगा। कटंगा क्षेत्र जो जायरे या कांगो गणराज्य में है, यह बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारे खनिज है उनमें इस्तेमाल होगा हमारा कटंगा क्षेत्र।
तो कटंगा क्षेत्र या फिर जायरे नदी का क्षेत्र। जायरे नदी की विशेषताएं बताओ, किसको याद आ गया बताओ। ये कमोआ काकुला, इसको ये भी बोलते हैं, देख लेना आप, ये याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। जायरे नदी के बारे में मैंने पूछा, कोई किसी ने बताया नहीं, बोला होगा मन मन में आपने, तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आपने सही बोला होगा कि यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो कटंगा क्षेत्र कहाँ पे है? कांगो गणराज्य में। यहाँ पे हमारे को तांबा मिलता है। फिर है पेरू। पेरू का है सेरो वर्डे, ये ऐसा लिख के रख लो, ये सेरो वर्डे इलाका है, यहाँ पे तांबा देखने को मिलता है। फिर आएगा चीन, फिर इंडोनेशिया और यूएसए में टक्कर चलती है कि कौन आगे जाएगा, इंडोनेशिया और यूएसए। तो यह क्रम इनके उत्पादन का है ना, उत्पादन के क्रम है, और उत्पादन के क्रम में हमने इनके क्षेत्र देख लिए। तो सबसे अधिक उत्पादन चिली करता है, फिर कांगो गणराज्य करता है, फिर पेरू, फिर चीन, फिर इंडोनेशिया और यूएसए में टक्कर चलती है कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। कभी ये आगे आ जाएगा, कभी ये आगे आ जाएगा, ऐसा चलता है कुछ। और भारत में देखिए, भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो एमपी करता है, ठीक है, मध्य प्रदेश, फिर करता है राजस्थान, इसके बाद है हमारे झारखंड, झारखंड, ठीक है। अच्छा, एमपी में कौन सी खान है आपको पता है क्या? मैं लिख देता हूँ, ये मलाजगंज है क्या? मलाज कैसे लिखेंगे? मलाजगंज में, हाँ मलाजगंज में आता है ना, तांबा आता है मलाजगंज में। राजस्थान की खेतड़ी, ये खेतड़ी इलाका है, वो अरावली के आसपास के इलाके में है। झारखंड का तो सबको मतलब याद हो जाएगा एक तरह से, सिंहभूम, ये इलाके हैं। यहाँ पे हमारे को भारत में तांबा देखने को मिलता है, ठीक है। तो तांबा पूरा हो गया। तांबा के बाद में हम चलेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? हल्का है। हल्का है तो बताओ, चलो मैं लिखता हूँ, पहले लिखना भी तो पड़ेगा। अब कल परसों एक मैसेज आया था बच्चे का, थोड़ा डांटने के अंदाज में आया था कि सर समझाने के हिसाब से करवाओ, दिखाने बताने के हिसाब से नहीं करवाओ। अच्छा मैसेज किया था, पर थोड़े मैसेज कम हो गए। पहले अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन पूछते थे लोग, आजकल पता नहीं क्यों कम कर दिया। होमवर्क भेजने वाले तो काफ़ी हैं, 15-16 लोग हैं, वो अपना कंटिन्यूसली होमवर्क भेजते हैं। मैं थोड़ा बहुत भी देता हूँ तो वो करके भेजते हैं, पर वो आलोचना और वो प्रेम पत्र जैसा कुछ व्यवहार बंद हो गया आपका, पता नहीं क्यों। पसंद करना कम कर दिया आपने, क्या किया पता नहीं, नाराज हो गए। तो बॉक्साइड भेजते रहा करो यार, अच्छा लगता है। तो बॉक्साइड है सबसे प्रमुख, इसका जो अयस्क है वो मैंने क्या लिख दिया पहले ही, बॉक्साइड। बॉक्साइड लिख के रखा हुआ था इस एल्यूमिनियम के सामने, बताना ऐसे था कि इसके इस्तेमाल ये हैं और इसका प्रमुख अयस्क ये है। देखो मैंने भी, चलो मैं वैसे ही करता हूँ जैसे ऊपर बताया ना। तो इसकी विशेषता होती है कि यह हल्का है, चालकता है, इसकी चालकता अच्छी होती है, लचीलापन भी होता है इसमें, लचीला, हाँ गलत कर दिया पूरा, लचीलापन भी, ठीक। और इसका प्रयोग वायुयानों में, वायुयान निर्माण में या फिर निर्माण उद्योग में। अब इसका लिखना था अयस्क, मैंने इस नोट्स में ना इसके सामने लिखा हुआ है बॉक्साइड, तो मैंने सीधा बता दिया बॉक्साइड। वो बातों बातों में भूल गया ना कि मुझे बताना किस तरीके से है। ये बॉक्साइड, ये बॉक्साइड है, इसका प्रमुख अयस्क है। इसके अलावा इसके उत्पादन देखिए, उत्पादन और उत्पादन वाले क्षेत्र। सबसे अधिक उत्पादन करता है चीन, फिर भारत, फिर कौन सा होगा? रूस, कन्नाडा, कन्नड़ नहीं कन्नाडा,
कनाडा कनाडा, फिर यूएई। तो चीन में उत्पादन के क्षेत्र कौन से हैं, ये लिख लीजिए। शेडोंग क्षेत्र, शेडोंग क्षेत्र है, सिंजियांग है, ये क्षेत्र हैं जो तांबा के लिए जाने जाते हैं। भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में हमारे को तांबा नहीं, कौन सा था, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। रूस में साइबेरिया के क्षेत्र में, कनाडा का क्यूबेक क्षेत्र है, यह तांबा के लिए फेमस है। और यूएई में एक खलीफा इलाका, खलीफा बंदरगाह, ये खलीफा बंदरगाह इसीलिए बना है कि यहाँ का तांबा है उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो यह उत्पादन के क्षेत्र हो गए। अभी देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे भंडार, बॉक्साइट के भंडार किसके पास ज़्यादा हैं, तो भंडार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा भंडार हैं वो गिनी के पास हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट के भंडार की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पे गिनी, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर वियतनाम, फिर ब्राज़ील। भंडार होना पर्याप्त नहीं है ना, तकनीकी होनी चाहिए उस चीज़ को निकालने के लिए। और जमैका, इनके पास भंडार बहुत है, बेचारों के पास तकनीकी नहीं है तो निकाल नहीं पाते। लेकिन उत्पादन देखो, उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, चीन, तकनीकी अच्छी है उसके पास उत्पादन में। अच्छा, उत्पादन में देखो, एक उत्पादन का नाम देखिए यहाँ पे, ये उत्पादन के क्षेत्र हो गए ना, उत्पादन के क्षेत्र कीजिए इसको एक बार, क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन में तो ऑस्ट्रेलिया आगे है ना। तो उत्पादन में नंबर 1 पे है हमारा चीन, नहीं ऑस्ट्रेलिया। उत्पादन में नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, फिर है गिनी, फिर चीन। चेक करना यार, मैं पता नहीं क्या कंफ्यूज हो गया इसमें। उत्पादन के क्षेत्र ये ठीक है, चीन है, गिनी, गिनी यहाँ पे है क्या, यहाँ पे गिनी नहीं है लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है। हाँ, तो इसी तरह से कुछ होगा, आप चेक कर लेना, कहीं कंफ्यूज या गलत हो जाए तो मुझे बताना है ना, ताकि मैं करेक्शन करवा दूंगा अगली क्लास में। गड़बड़ हो जाएगा यार, ये मैंने उत्पादन के क्षेत्र तो सही लिखे हैं, चलो ठीक है, ये तो सही है, सारे सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और भंडार की दृष्टि से भी ये सही है, और उत्पादन की दृष्टि से शायद ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, चीन नहीं है, मुझे चीन लग रहा था। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है, फिर गिनी है, फिर चीन है। तो आप एक बार चेक कर लेना अपने स्तर पे, उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद चलते हैं आजकल जो किसी के पकड़ में नहीं आ रहा है, जिसके भाव, ठीक है, सोना। बड़ा मुश्किल हो गया है भाई आजकल, मैं देखता हूँ हमारे गांव पड़ोस के इलाकों में शादियों में लोग बेचारे कहते हैं कि यार सोने का तो भाव ऐसे बढ़ रहा है कि लग रहा है कभी शादियां होगी नहीं। तो सोने का उपयोग ये मूल्यवान आभूषण बनाने में, इकोनॉमी में आएगा कि सोने के भाव इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तो मूल्यवान आभूषण बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में, और इसमें माइक्रोचिप होती है, माइक्रोचिप में सोने का इस्तेमाल होता है। इसका ना 1 ग्राम से कई किलोमीटर लंबी एक पतली तार खींची जा सकती है। तो इसको बोलते तन्यता, बोलते ना, क्या बोलते, तन्यता बोलते हैं शायद, कि 1 ग्राम से कई किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ये सोने का गुण है एक। तो क्या पता सोना इतना भाव बढ़ रहे हैं तो यूपीएससी कहीं इनमें से कुछ पूछने की कोशिश करे यहाँ से ना, तो देख लेना। तो मूल्यवान आभूषण बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में, माइक्रोचिप में इस्तेमाल होता है इसका। आपने वो चीज़ देखी है क्या कभी, एक देखना, एक डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनी हुई है कि जो बांग्लादेश में लोग हैं, वो बांग्लादेश क्या इंडिया में भी हो सकता है ना कहीं कोई, तो पुराने फ़ोन वगैरह हैं उनकी जो माइक्रोचिप है, वो माइक्रोचिप निकाल करके उसको गर्म पानी में एक बार पहले धो करके फिर उसको पिघलाते हैं,
पिघलाने से बाकी सब मटेरियल तो उड़ जाएगा, क्योंकि सोना है वो एक तरह से मेटल है, वो उड़ता नहीं है, उसको पता नहीं वो इकट्ठा करके फिर सोना निकाल लेते हैं उसमें से। तो ऐसे कुछ चलते हैं, देखना आपको भी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में, माइक्रोचिप बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, चिकित्सा में इस्तेमाल होता है। मैंने ना ऐसे कई से बहुत सारे लोग देखे हैं जो सोने के दांत लगवाते हैं ना, तो सोने के दांत लगवाने में भी हो गया, और जो भी है चलो, उपग्रह और एरोस्पेस है, इसमें इस्तेमाल होता है। उपग्रह है ना, उपग्रह के अंदर भी सोने का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और आपको पता है क्या, वॉयेजर 1 और 2 उसके अंदर रिकॉर्डिंग भेजी गई है, तो सोने की डिस्क भेजी गई है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग भेजी गई है एक तरह से, ठीक। तो सोना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, आप इसको देखना। बना क्या रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। एक तरह से सोने के भंडार की दृष्टि से सबसे ऊपर कौन है, सोने के भंडार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है यूएसए, फिर जर्मनी, क्योंकि सोना अभी भाव बढ़ रहे हैं ना, सोने के भाव बढ़े हुए हैं। वैसे नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब भाव बढ़ना तो रुपए वाला भाव बढ़ना वो अलग हो गया, एक वो मुंह चढ़ाने वाला भाव होता ना कि सोने के भाव बढ़ रहे हैं तो ये मुंह चढ़ा रहा है अभी, उस तरह से। तो इसके भाव बढ़े हुए हैं, यूपीएससी कभी भी इसके ऊपर टपक सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, सोने के भंडार की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है यूएसए, फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर फ्रांस, फिर रूस। भारत का नंबर नहीं है आसपास में भी, ठीक। और उत्पादक, टॉप 5 उत्पादक देश, देखो भंडार होना अलग बात है, उत्पादन भी तो करना आना चाहिए। तो उत्पादन की दृष्टि से सबसे ऊपर है चीन, फिर है ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, यूएसए, ठीक है। निर्यातक, देखो यूपीएससी कैसे फंसाएगा, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं कि सोने के भंडार की दृष्टि से तो चीन सबसे ऊपर है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से यूएसए सबसे आगे है। उल्टा हो गया ना, ऐसा उल्टा स्टेटमेंट दे सकता है। देखो हम सोचेंगे, अगर इसने सही स्टेटमेंट दे दिया कि सोने के भंडार की दृष्टि से यूएसए सबसे ऊपर है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से चीन सबसे ऊपर है, ये स्टेटमेंट आ गया, स्टेटमेंट सही है। लेकिन वहां दिमाग चलेगा कि यार भंडार अगर यूएसए के पास है तो सबसे बड़ा उत्पादन भी यूएसए ही करेगा, चीन क्यों करेगा, उस तरह से दिमाग चलेगा और गलत हो जाएगा हमारा, हम गलत कर देंगे। जबकि होता क्या है, ऐसा ही होता है कि यूएसए के पास सबसे बड़ा भंडार है, उत्पादन की दृष्टि से चीन सबसे आगे है। तो सोने के निर्यातक, प्रमुख निर्यातक देश हैं, उनके नाम लिख लीजिए। तो है स्विट्जरलैंड, फिर यूएई, देखो यूएई भी आ गया, निर्यातकों में यूएई का नाम आ गया। फिर एक यूके आ जाएगा, फिर आ जाएगा हांगकांग, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप एक तरह से देख लेना। सोने के भाव बढ़े हुए हैं तो हो सकता है यूपीएससी भी भाव दे दे इसको, यूपीएससी भाव दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर पता नहीं होगा तो, आपको पता है तब तो क्या भाव देगा, कितना ही दे दे, कहाँ से घुमा के पूछेगा। भारत में सोना कहाँ मिलता है ये देख लीजिए, एक हट्टी क्षेत्र है, हट्टी गोल्ड माइन, यह है भारत में सक्रिय खुदाई होती है, यहाँ पे सक्रिय खुदाई चलती है। कहाँ पे है पता है क्या आपको, ये भी लिख देता हूँ मैं ना, कर्नाटक के रायचूर जिले में है, कर्नाटक के रायचूर में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज डाल लो कहीं, एक दक्षिण अफ्रीका में खदान है, दक्षिण अफ्रीका की एक खदान है जिसका नाम है सवुका खदान। यह सवुका खदान लगभग 4500 मीटर से अधिक गहरी है, इतनी गहरी ड्रिलिंग हो चुकी है, ठीक है। यह हो गया, यह सोना पूरा हो गया एक तरह से। अब चलते हैं चांदी में। चांदी आएगी अपनी, इसी पे पूरा आ जाएगा क्या, चलो नया पेज पे करता हूँ चांदी को।
चांदी, सिल्वर, यह भी आभूषण बनाने में इस्तेमाल होती है। इसके भी सोने को देख देख के इसके भी भाव बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। तो इसका प्रयोग होता है हमारे आभूषण बनाने में, बर्तन बनाने में। चांदी के बर्तन भी होते हैं बहुत सारे, राजघराने होते हैं वो चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं। सिक्के, सजावटी सामान बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग में, इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस्तेमाल होता है इसका। कुछ फिल्टर बनाने में इस्तेमाल होता है। चिकित्सा और चिकित्सा उपकरणों में इसका इस्तेमाल होता है। और इसकी उच्च चालकता होती है, ये तो इसका गुण है, ये उच्च चालकता। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कीटनाशक बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है ना। देखो यूपीएससी कई क्वेश्चन पूछे कि चांदी का इस्तेमाल इनमें से कौन कौन से हैं, कीटनाशक आएगा तो मेरे जैसा तो उसको एक बार गलत कर देगा कि कीटनाशक बनाने में चांदी का इस्तेमाल कहाँ होगा, लेकिन होता है। ठीक है। और इसका एक अयस्क है, प्रमुख अयस्क एक ही है जो मोस्टली जाना जाता है, देखा जाता है, वो है अर्जेंटाइट। ठीक है, यह इसका एक अयस्क है। इसके अलावा भंडार उत्पादन देख लेते हैं। तो सबसे पहले भंडार की दृष्टि से देशों का क्रम देख लेंगे तो पहला होगा मैक्सिको। मैक्सिको के अंदर एक इलाका है चिहुआहुआ, कैसे होगा ये, ऐसे होगा चिहुआहुआ, इंग्लिश में तो आसान है ना, चिहुआहुआ ऐसे लिख लेंगे, हिंदी में चिहुआहुआ ऐसे ही होगा। फिर एक है पेरू, फिर चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया। देखो उन्होंने अपने हिसाब से अपनी भाषा में नाम रखे ना, इसको अब हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना हो तब क्या करें, अपने हाथ में थोड़ी ना है, अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ता है अपने को ना। अच्छा, इसके नाम पे एक चीज़ याद आई कि एक डाउट आया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ साथ में, और एक वो हिंदी साहित्य वाला डाउट बताता हूँ आपको। उन्होंने पूछा है कि अगर कोई आउट ऑफ कुछ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, कोई दीदी है, कोई सहेली है हमारी, इन्होंने पूछा है कि अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए हिंदी साहित्य का तो उसको कैसे टैकल किया जाए। तो मेरे हिसाब से तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए, अच्छा अब याद आया, मुझे लग रहा है उन्होंने ना वो एक व्याख्या आई थी आउट ऑफ सिलेबस, उसके बारे में पूछा है शायद। वो व्याख्या ऐसे थी, कुछ हिंदी साहित्य वाले लोग जान पाएंगे अगर क्वेश्चन पेपर देखा है तो। कर्मनाशा की हार, हाँ ऐसा कुछ एक कहानी है, शिव प्रसाद जी की है, कर्मनाशा की हार। उस कहानी से उठा करके इन्होंने व्याख्या पूछ ली, जबकि व्याख्या वो कहानी हमारे सिलेबस में है नहीं। व्याख्या तो कम से कम नहीं पूछनी चाहिए थी, क्वेश्चन पूछ सकते थे उसके आधार पे। तो हाँ ऐसा पूछ सकते। उसका स्टेटमेंट भी मुझे याद था, मैं तो भूल गया यार। हलाहल जहर पीने वाले की मौत हो सकती है, नहीं यहाँ से शुरू नहीं होता वो। हाँ, काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, जहर पीने वाला भी उसकी मौत रुक सकती है, या जहर पीने वाला भी बच सकता है, ऐसा कुछ है। लेकिन अगर कोई कर्मनाशा का पानी जिसको छू लेगा तो वो कभी नहीं बच सकता, ऐसा कुछ करके स्टेटमेंट था। वो स्टेटमेंट है कर्मनाशा की हार नामक एक कहानी से, और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में यूपीएससी क्या करेगी, आपने जो वो देखा है ना, कौन सा आपको व्याख्या करनी है तो उसकी संदर्भ और प्रसंग छोड़ दीजिए, आप प्रॉपरली व्याख्या कर दीजिए, कुछ विशेष की 2-4 बातें लिख दीजिए। आपको पता नहीं है तो आप व्याख्या ही कर सकते हो, उस व्याख्या के आधार पे ही यूपीएससी मार्क्स दे देगा आपको। संदर्भ प्रसंग के नंबर जो काटने होते हैं वो काटेगा नहीं, आप आराम से उसको कर लीजिए। किसके आधार पे, जो आपके पंक्तियाँ दे रखी है उस पंक्तियों की सिंपल व्याख्या कर दीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी हिंदी साहित्य में। हाँ, एक ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ मुझे याद आ गया, शायद इसी के अगर कंटेक्स्ट में पूछा है तो यही है। बाकी आउट ऑफ क्वेश्चन आए कुछ होता नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस में सब होता है ये।
अगर हिंदी साहित्य के नाम पे कुछ आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करने की जगह होती है। लेकिन हाँ, आउट ऑफ सिलेबस इस कंडीशन में माना जाएगा वो, क्योंकि व्याख्या में नहीं पूछना चाहिए। व्याख्या के लिए उन्होंने दे रखा है कि हम यहाँ यहाँ से व्याख्याएं पूछेंगे, और उसमें ये शामिल नहीं है कर्मनाशा की यार, और वहाँ से पूछ लिए तो वो आउट ऑफ सिलेबस माना जाएगा। सही पकड़ा आपने, मुझे भी याद आ गया ये। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, उत्पादक देश, तो सबसे बड़ा मैक्सिको, तो मैक्सिको आ गया। फिर यहाँ पेरू, चाइना और चिली है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया ना होकर के चिली उत्पादन की दृष्टि से। अब देखते हैं भारत में कहाँ उत्पादन होता है चांदी का। चांदी के उत्पादन में भारत में राजस्थान टॉप पर है। तो राजस्थान में जावर की खदानें हैं, अरावली में है दरअसल। अरावली न्यूज़ में है, आपको पता है वो न्यूज़ क्या थी, या किसी को पता है क्या? यह है उदयपुर में है, राजस्थान के। और और एक खदान का नाम है रामपुर अगुचा। ये रामपुर अगुचा की खदानें। यहाँ से चांदी निकलती है भारत में। वो दरअसल ये था कि कुछ एक मीटर की हाइट थी, जैसे 100 मीटर मान लिया, तो अरावली की जो औसत हाइट है वो ज़्यादातर इलाकों में एक आधी चोटी या 4-5 चोटियाँ हैं वो 100 मीटर से ऊपर है, बाकी सब छोटी है। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में था या कौन सा था, जो कोर्ट में था, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि 100 मीटर से छोटी चोटियाँ हैं उन सबको अरावली से बाहर कर दो, उसको अरावली का पर्वत मत मानो और उसका वो खनन कर सकते हो एक तरह से। जबकि 90% चोटियाँ हैं वो हमारी 100 मीटर से छोटी है। छोटी है तो फिर दिक्कत आने वाली संभावना थी, कि उन्होंने कह दिया कि 100 मीटर से कम हाइट वाले इलाका है उसका हम उसका खनन कर सकते हैं। इस तरह से कुछ विरोध हुआ था। तो वो देख लेना, अरावली में कुछ इलाके हैं जो काम के हैं, तो आप देख लेना। तो भारत में चांदी कहाँ निकलती है? राजस्थान, जावर की खदानें और रामपुर अगुचा, यह भी राजस्थान में ही है। ठीक है, इसको याद कर लेना, यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो टैकल कर लेना इसको। अब देखते हैं अपना अगला खनिज। अगला खनिज है टिन। टिन, और बीच बीच में कुछ याद आता है ना, मैं बताता रहता हूँ इसको। अरे ऐसे ना बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं पर याद नहीं रहते ना। जैसे मैं अभी आज क्लास रिकॉर्ड कर ली है, आज शाम तक कोई डाउट्स आएंगे, उनको मैं इकट्ठा करता रहूँगा, याद करता रहूँगा, लेकिन कल तक भूल जाऊँगा। जब क्लास रिकॉर्ड करने की बारी आएगी तो क्लास में याद नहीं आएगा, याद आएगा तो मैं बोल दूँगा। तो टिन का इस्तेमाल ये होता है मिश्र धातु बनाने में। मिश्र धातु बना, कोई प्रशंसा करे तो फिर उसके तो मैं बोल ही देता हूँ क्लास में। सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टीज दिखाता है, कंडक्टर प्रॉपर्टीज दिखाता है। ठीक है, तो इसका एक और प्रयोग है कि ये अन्य धातुओं को चमकाने में इसका प्रयोग होता है। अन्य धातुओं को चमकाने में प्रयोग। और यह दरअसल क्या करता है, पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो किसी भी धातु को जो पानी से नुकसान होता है उससे बचा सकता है ये। तो कैसे लिखूंगा इसको, पानी से नुकसान को, या नुकसान होने नहीं देता, ऐसा कुछ लिख दूं क्या, नुकसान होने नहीं देता है, ऐसा कुछ लिख लो। इसके बाद में लिखते हैं हम कुछ प्रमुख अयस्क। इसका भी एक अयस्क लिख लो जो काम का है, कैसेराइट। कैसेराइट है ना, नाम से लग रहा है जैसे कुछ पूछा हुआ हो। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे यूपीएससी ने नहीं तो किसी और ने किसी और एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कैसेराइट नाम आया हुआ है कहीं एग्जाम में। ठीक, तो प्रमुख भंडार उत्पादन देखते हैं। तो प्रमुख भंडार में
देखिए चीन, चीन में दो क्षेत्र हैं, यूनान और हन्नान। यूनान और हन्नान क्षेत्र है, यहाँ पे टिन उत्पादन होता है, भंडार भी है। इंडोनेशिया में टिन के भंडार हैं। इंडोनेशिया का जो इलाका है उसको बोलते हैं बेका, और मलक्का जल संधि है इसके आसपास का इलाका, तो मलक्का क्षेत्र। और कहाँ पे मिल सकता है? म्यांमार में, ब्रह्मा में। ब्रह्मा में जो इलाका है उसका नाम है शान और हुन्नान। देखो हुन्नान, हन्नान, यूनान, सिमिलरिटी मिल जाए तो समझ जाना कि टिन की चर्चा हो रही है। पेरू है, पेरू का इलाका पता नहीं है। एक है बोलीविया, ठीक है, बोलीविया और ब्राज़ील, ये दोनों मिलकर के भी, इनकी दोनों की सीमा पर कोई इलाका है जहाँ पे टिन टिन के भंडार हैं। ठीक है। प्रमुख उत्पादक, प्रमुख उत्पादकों में यही जो सीरीज हमने लिख रखी है यही रख लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी को रख लीजिए, वही होगा। अब होगा निर्यातक, निर्यातकों में भी यही सीरीज काम आ जाएगी। ठीक है। अब भारत में देखिए, भारत में तो हम कम ही सुनते हैं ना टिन, तो यह केवल छत्तीसगढ़ में मिलता है, बहुत कम क्षेत्र में है, केवल छत्तीसगढ़ में मिलता है। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा इलाका है, तो यहाँ लिख लीजिए बस्तर और एक दंतेवाड़ा, ये दंतेवाड़ा, यहाँ पे हमारे को क्या था, टिन था ना, हाँ टिन, टिन मिलता है हमारे को। ये हो गया, ये टिन के बारे में जानकारी थी। अब देखिए जानकारी शीशा, शीशा के बारे में, या फिर लेड, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। इसके बारे में सबसे पहले तो है, यह एक भारी धातु है, भारी धातु है या भारी खनिज है। इसका प्रयोग होगा, वो होगा बैटरियों में, शीशा निर्मित बैटरियां बताए ना, तो बैटरी निर्माण में इसका प्रयोग होता है। और होगा इसका चिकित्सा उपकरणों में या चिकित्सा में, चिकित्सा में विशेषकर विकिरण चिकित्सा। और विद्युत तारों का जो लेपन होता है बाहर का, तो विद्युत तारों के बाहरी लेप में। बाहरी आवरण बनाने में, ऐसे लिख दूं क्या? तो बाहरी आवरण बनाने में। और मिश्र धातु के रूप में, लिख दिया क्या? नहीं लिखा। मिश्र धातु बनाने में इस्तेमाल होता है टिन का, शीशा का बनाने में प्रयोग। ठीक है, विकिरण चिकित्सा लिख दिया मैंने। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसका एक प्रमुख अयस्क है, यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अयस्क का नाम है गैलेना। पूछ ले गैलेना किसका अयस्क है, तो शीशा का। ठीक है। अब लिखिए अग्रणी देश जहाँ पे हमारे को शीशा मिलता है, तो उसमें है नंबर 1 पर चीन, फिर है ऑस्ट्रेलिया, ये हिंदी की गलतियां माफ़ कर दिया करो यार, हो जाता है मेरे से, क्या करूं मैं, बोलता हूं ना साथ साथ में तो फिर कंफ्यूज हो जाता है दिमाग। मैक्सिको, एक पेरू भी तो है, हाँ पेरू 5वें नंबर पे पेरू। ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे देखेंगे तो भारत में कहाँ मिलता है। भारत में फिर हमारा अरावली क्षेत्र, ठीक है, एकमात्र इलाका है जहाँ पर मिलता है, अरावली क्षेत्र में भी, विशेषकर राजस्थान में।
ठीक, तो ये इलाका हो गया हमारा शीशा के लिए। शीशा के बाद में आ जाएगा जस्ता। शीशा जस्ता को साथ साथ में पढ़ते हैं ना, तो जस्ता। जिंक, ये जिंक। तो यह स्टील को गैल्वेनाइज करने में इस्तेमाल होता है। स्टील को गैल्वेनाइज करने में इस्तेमाल होता है। और पीतल मिश्र धातु सुना हुआ है, पीतल मिश्र धातु के रूप में। और इस्तेमाल होता है इसका बैटरी निर्माण में। एक देखो यहाँ हो सकता है कुछ पूछे, पूरक आहार के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब कैसे होता है कैसे नहीं होता मुझे पता नहीं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिंक ऐड करते होंगे खाने के अंदर, तो वो एक तरह से पूरक आहार हो गया। तो पूरक आहार के रूप में किसी आहार को पोषक बनाने के लिए इसके अंदर जिंक का इस्तेमाल कर दिया जाता होगा, हल्का फुल्का जिंक इस्तेमाल करते होंगे, तो जिंक बन जाता होगा। जिंक क्या, वो भोजन बन जाता है पोषक। तो यहाँ लिखिए इसका एक अयस्क, इसके अयस्क का नाम है कैलेमीन। ये कैलेमीन अयस्क है। गैलेना किसका है? गैलेना याद हो गया, शीशा का। टिन का क्या था? कैसेटेराइट, या कैसेराइट था, कैसेटेराइट था, कैसेराइट होगा पता नहीं, जो भी है देख लेना। कैसेटेराइट हो तो कैसेटेराइट कर लेना, कैसेराइट हो तो कैसेराइट कर लेना, जो भी चेक कर लेना एक बार। कहाँ गए? जस्ता। जस्ता में जस्ता का अयस्क देख लिया। तो अब इसके प्रमुख देश देख लेते हैं। प्रमुख देशों में जस्ता के लिए हो जाएगा चीन, हाँ चीन। चीन के बाद में हो जाएगा पेरू, फिर ऑस्ट्रेलिया। देखो जो न्यूज़ में दिख जाए ना कि इसके बारे में, जस्ता के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, जैसे सोने के बारे में चर्चा थी, तो सोना क्योंकि इतना महंगा हो गया है इसलिए वो चर्चा थी। चांदी के बारे में चर्चा होती है, तो सोना चांदी जैसे ऐसे कुछ चर्चा आ जाए, कोई इम्पोर्टेंट खनिज है जिसके ऊपर चर्चा आनी शुरू हो जाए, बातचीत होनी शुरू हो जाए, और विशेषकर हो सकता है कि हमारे किसी विधानसभा में नहीं तो संसद में चर्चा हो जाए जिस खनिज की, उस खनिज को तो पक्का याद करके जाना कौन कौन से देशों में कहाँ कहाँ से इसका आयात होता है, कहाँ पे भंडार ज़्यादा है, कौन निर्यात ज़्यादा करता है, और कौन से अयस्क हैं जिससे उस खनिज को प्राप्त किया जाता है। तो ऐसी बातें याद कर लेनी है। तो सबसे बड़ा उत्पादक है चीन, फिर पेरू, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए। ठीक, और भारत में कहाँ मिलेगा अपने को? भारत में राजस्थान, राजस्थान में भी अरावली क्षेत्र, और इसमें भी लिख लीजिए रामपुरा अगुचा। मैंने पहले भी बताया था, किसके मामले में बताया था याद करो। और एक और है सिंदेसर खुर्द क्षेत्र। यहाँ पे हमारे को जस्ता देखने को मिलता है। जस्ता निकलता है भारत में। और कौन से देशों में? तो देशों के नाम यहाँ मैंने लिख दिए हैं। ठीक, अब करिए हीरा के बारे में। हीरा तो हीरा है। सूर्यवंशम याद है आपको? सूर्यवंशम मूवी देखी हुई है? उसमें क्या हीरा है, क्या नाम है उसका, अमिताभ बच्चन का? शायद हीरा ही है ना। तो यह अत्यधिक कठोर होता है, अत्यधिक कठोर। जो ज्ञात धातु नहीं, धातु तो नहीं, ये पत्थर ही है ना। तो जो ज्ञात पत्थरों में से या ज्ञात कुछ चीज़ें हैं उनमें सबसे अधिक कठोर क्या है? ये हीरा है। इसका प्रयोग होता है आभूषण निर्माण में। अच्छा, सबसे कठोर है तो बताओ हीरे को काटेंगे कैसे या घिसेंगे कैसे? ये सबसे कठोर तो ये है,
तो इसको किससे घिसेंगे? इसका प्रयोग किसी और को घिसने में तो कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे कठोर है, तो फिर इसको किससे घिसेंगे? लगाओ दिमाग, देखें। देखो हीरे को शायद हीरे से ही घिसते हैं ना, एक हीरे को दूसरे हीरे से आपस में घिस करके तैयार किया जाता है। आभूषण, ड्रिलिंग में इसका इस्तेमाल होता है, ड्रिलिंग करने में, वो छेद निकालने में। यह सबसे इम्पोर्टेंट है कांच कटाई में। यह जब हम 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ते थे ना, तो यह क्वेश्चन आया करता था। फुलरीन वगैरह ये होते थे ना, उनके साथ में हीरे के बारे में आता था, तो ये कांच कटाई। इसके अलावा देखिए शल्य चिकित्सा में भी प्रयोग होता है इसका, शल्य चिकित्सा उपकरणों में। वहाँ पे हड्डी उड्डी काटनी पड़ती होगी, और ये शल्य चिकित्सा ब्लेड्स में। और हीरे का प्रयोग होता है पॉलिशिंग में, चमकाने में, किसी चीज़ को चमकाने में भी प्रयोग होता है। इसके प्रमुख देशों की चर्चा कर लो, देशों के बारे में देख लो। सबसे पहले तो है रूस, फिर है बोत्सवाना, फिर हो जाएगा कांगो गणराज्य, पूरा नाम लिख लो चाहे, कांगो गणराज्य, फिर कनाडा, और चलो छोड़ दो। यहाँ पे एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि दक्षिण अफ्रीका में कुछ इलाके हैं जैसे किम्बरले, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, यह इलाके हैं। यह फेमस है हीरा के लिए, ठीक है। भारत में हीरा कहाँ मिलता है? पता है क्या भारत में हीरा मिलता है? भारत में खदानें हैं पन्ना और गोलकुंडा, पन्ना और गोलकुंडा, एमपी में, मध्य प्रदेश में। यहाँ के लोग हैं ना, मध्य प्रदेश के लोग जो इस इलाके में है, पन्ना और गोलकुंडा में, यह दरअसल इनका काम हो गया है। ये दिन और रात वहाँ की मिट्टी छानते हैं, पानी में धो करके देखते हैं कोई हीरा मिल जाए, और मिलता भी है कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं किसी को, जिसको मिलता है उसकी किस्मत चमक जाती है। तो वो उनको कई वर्षों तक कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो इसी काम में लगे हुए हैं। डेली खुदाई करते हैं, हीरा खोजते हैं, डेली खुदाई करते हैं, हीरा खोजते हैं। उस पर डॉक्यूमेंट्री आई थी, इसलिए मुझे याद हो गया इसका। ये इलाका नहीं, मतलब वो लोगों के बारे में मैंने देखा था ना डॉक्यूमेंट्री में। तो आप भी देख लेना, आपको अगर टाइम मिले तो। शायद बीबीसी की है या फिर DW की है, दोनों में से किसी एक की है। अब देखिए हमारे निकेल को। इसका प्रयोग किस में होता है? तो इसका 70 से 60%, 60 से 70% इस्तेमाल होता है, वो स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में, और मिश्र धातु बनाने में भी इस्तेमाल होता है। कठोरता आ जाती है ना मिश्र धातु बनाने के बाद में, तो मिश्र धातु बनाने में। और इसका प्रयोग होता है बैटरी निर्माण में, निकल से बनी हुई, निकल कैडमियम सुना हुआ नाम, निकल बैटरी। कुछ सिक्के बनाने में भी इस्तेमाल होता है, विमान निर्माण में भी प्रयोग होता है, रक्षा क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी इसका प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा, इस प्रयोग क्या कारण है पता है? इसकी जंग रोधक क्षमता के कारण। जंग रोधक क्षमता है, इसलिए इसका प्रयोग इस कामों में होता है, ठीक है। और एक आपको पता है ये उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब समझते हो? कोई रिएक्शन होने वाली है A+B के बीच में, C बनाने वाला है। अगर ये उत्प्रेरक निकल मिल गया तो यह अभिक्रिया या तो शुरू हो जाएगी या फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगी।
उत्प्रेरक का मतलब समझ लीजिए कि दो लोग हैं और ये आपस में झगड़ नहीं रहे हैं, तीसरा आदमी आकर के इनके अंदर कुछ ऐसी फूट डाल दे, झगड़ ले और रिश्ते दूर दूर हो जाएं। इस तरह से कुछ समझ लीजिए उत्प्रेरक, मतलब ये कुछ काम शुरू करवाने वाला। तो ये केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे आप। अगर हमें केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा तब तो देखेंगे, नहीं तो फिर साइंस टैग में तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या देख लिए, इसके इस्तेमाल देख लिए। अब इसके भंडार देख लेते हैं कहाँ पे मिलेंगे अपने को। तो ये भंडार या फिर उत्पादक, भंडार और उत्पादक, इसमें आएगा हमारा सबसे पहले इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सर्वाधिक भंडार हैं। इंडोनेशिया ही सबसे अधिक उत्पादन भी करता है। दूसरे नंबर पे देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भंडार ज़्यादा हैं। और है ब्राज़ील में भंडार ज़्यादा हैं। रूस में भी भंडार हैं इसके। और ये उत्पादकों की श्रेणी में हमारे इंडोनेशिया सबसे ऊपर है। इसके बाद आएगा फिलीपींस। देखो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, फिलीपींस उत्पादन करता है। फिर रूस है, फिर ये न्यू कैलेडोनिया, हाँ ऐसे हो गया। ठीक, तो ये उत्पादन करने वाले देश हो गए। यह हो गया हमारे निकल के बारे में। निकल के बाद में चलिए कोबाल्ट में। ये कोबाल्ट का प्रयोग भी बैटरी निर्माण में प्रयोग होता है और एक सुपर एलॉय में भी होता है। एलॉय मतलब मिश्र धातु टाइप का, मिश्र धातु बना दी तो सुपर एलॉय बनता है। इस सुपर एलॉय से एक दरअसल एक मिश्र धातु बनाने में एक तरह से समझ लीजिए सुपर मिश्र धातु, इस तरह से कुछ कर लीजिए। ये मिश्र धातु बनती है, इसके प्रयोग से जेट इंजन बनाए जाते हैं, टरबाइन बनाई जाती है, यह सब बनाया जाता है। तो सुपर एलॉय निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। सुपर एलॉय का मतलब क्या, मिश्र धातु मैंने लिख दिया है नीचे। ठीक है, तो मिश्र धातु इसकी, इससे जो बनने वाली मिश्र धातु है वो कठोरता लिए हुए होती है। मिश्र धातु कठोर होती है। ठीक है, और इसका प्रयोग होता है रंग धातु बनाने में और कांच के अंदर कुछ का कारीगरी करनी हो वैसा कुछ, या कांच के अंदर रंग भरना हो तो उसको रंग धातु कह देंगे। कांच के अंदर रंग भरने के लिए दरअसल कांच पिघलाते हैं ना, कांच पिघलाने के साथ में ही कोबाल्ट को भी साथ में कुछ इस्तेमाल कर लिया जाता होगा। फिर एक है सिरेमिक में नीला रंग जो मिलता है हमारे को, तो सिरेमिक के नीले रंग के लिए कोबाल्ट का प्रयोग। यह भी एक उत्प्रेरक का काम करता है और चुंबकीय सामग्री में इसका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो इसके प्रमुख अयस्क देखिए। अच्छा, मैं निकल के अयस्क लिखे नहीं क्या? हाँ, इसके अयस्क लिखो ना। एक इसका अयस्क है पेंट लैंडाइट, एक है लिमोनाइट। ये दो इसके अयस्क हैं। कोबाल्ट के अयस्क तो एक तो कोबाल्ट के नाम से ही है कोबाल्टाइट, एक है एरिथ्राइट, एक है लिनियाइट। ठीक, और शीर्ष देशों में नाम लिख लीजिए। शीर्ष देशों में कॉन्गो गणराज्य, एक हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, और हो जाएगा इंडोनेशिया, और एक है क्यूबा,
ठीक है, यहाँ ये मुख्य देश है। बाकी थोड़ा बहुत उत्पादन भी सब लोग सब क्या बहुत सारे इलाके करते होंगे, तो उत्पादन भी देख लेता हूँ। उत्पादन वाले नाम लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो कॉन्गो वाला कॉन्गो हो जाएगा, फिर यहाँ इंडोनेशिया आ जाएगा उत्पादन में, देखो। फिर रशिया आ जाएगा, रशिया नीचे नहीं, इससे नीचे होगा रशिया कहीं, तो रशिया आ जाएगा यहाँ पे उत्पादन में। ये फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है। भारत में कहाँ मिलेगा, ये इंग्लिश हो गया क्या, अरे यार चलो अगली बार से मैं हिंदी में लिखता हूँ। झारखंड, उड़ीसा, ये फिर इंग्लिश हो गया। नागालैंड, ये इन इलाकों में हमारे को मिलता है कोबाल्ट। लेकिन भारत अपनी अधिकांश आवश्यकता पूर्ति आयात से करता है। तो भारत अपने अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति आयात से करता है। आवश्यकता की पूर्ति आयात से करता है। हो गया, ये हो गया हमारा कोबाल्ट। अब करते हैं, एक और बच गया लिथियम। तो ये लिथियम, लिथियम का प्रयोग होता है बैटरी निर्माण में। लिथियम आयन बैटरी बैटरी निर्माण में प्रयोग होता है। कांच, सिरेमिक उद्योग, ठीक। और एल्यूमिनियम के साथ में ये मिश्र धातु बनाता है। एल्यूमिनियम के साथ मिश्र धातु, ये मिश्र धातु, इस मिश्र धातु का प्रयोग एरोस्पेस में होता है। एरोस्पेस समझ गए, यानी कि उपग्रह वगैरह छोड़ने हो या कोई बाहर कोई अंतरिक्ष यान छोड़ना हो, तो एरोस्पेस वो इलाका हो गया, ठीक है। एक स्नेहक के रूप में भी इस्तेमाल होता है इसका, और औषधियों के रूप में भी, औषधि निर्माण में भी निकल का प्रयोग होता है। नाभिक के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है। निकल की छड़ें, निकल कैडमियम छड़ें सुना है, हाँ, नाभिक के उद्योगों में, ठीक। तो यह इसके प्रयोग हो गए। इसके प्रमुख अयस्क लिख लीजिए। स्पुट्यूमिन, ये हो जाएगा लेपिडोलाइट, एक हो जाएगा पैरालाइट, जो याद हो जाए वही बढ़िया, और लिथियम ब्राइन। देखे हुए होंगे ना, आपके सामने से निकल जाएंगे एक बार। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा लिथियम ऑप्शन में होगा, तो आपको याद आएगा कि हाँ हाँ लेपिडोलाइट पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं लिथियम से संबंधित है। यह एक अयस्क हो सकता है ना, इस तरह से। तो प्रमुख उत्पादक या पहले भंडार की दृष्टि से देखो। भंडार में सबसे पहले आ जाएगा चिली, इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं। चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, एक जीएस में नंबर कम होने का कारण ये हिंदी भी है, और चीन। लिखने में टाइम लगता है ना, देखो अभी इंग्लिश में लिखने के लिए टाइम इतना लग चाहिए, और हिंदी में लिखने के लिए टाइम कितना चाहिए, इस तरह से। चीन लिखो, फिर ऊपर मात्रा लगाओ, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, ठीक है। तो चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया है। लिखिए चिली, छोटे वाला होगा क्या, ये इसको हटाता हूँ। चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, यह तीनों मिलकर बनाते हैं लिथियम त्रिकोण। ये रट के गया था मैं, लेकिन आया नहीं क्वेश्चन अभी तक। आएगा तो सही, कभी भी आओ, चाहे यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछेगा लिथियम त्रिकोण का,
और ये तीनों देश कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। याद है आपको? मैंने शायद साउथ अमेरिका करवाया था, तब आपको बताया भी था कि यह लिथियम त्रिकोण है। तो भंडार हो गया। उत्पादन देखो, उत्पादन करने वाले देश देखो, भंडार और उत्पादन को जोड़ के देखना। ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है, फिर चिली है, फिर चाइना है, अरे इंग्लिश हो गया, अर्जेंटीना है। ठीक है, यह देश हो गया। भारत में हमें कहाँ मिलेगा लिथियम? भारत में J&K का इलाका है, इस क्षेत्र में मिलता है। और कुछ इलाका राजस्थान में है जहाँ भी मिलता है हमारे को, और कर्नाटक और झारखंड में भी मिलता है। ठीक है, भारत में ये इलाके हैं जहाँ पे हमारे को लिथियम मिलता है। ठीक, अब करते हैं हमारा यूरेनियम। यूरेनियम ये यूरेनियम यूरेनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा में, पता है ये तो, हथियार निर्माण में और चिकित्सा में भी। रेडियो एक्टिव धर्मिता है ना, रेडियो एक्टिव धर्मिता, इसके कारण इसका प्रयोग चिकित्सा में भी कर लेते हैं। नौसेना की जो पनडुब्बियां हैं उनको ऊर्जा देने में कर लेते हैं। अनुसंधान में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव धर्मिता है, उसका प्रयोग किसी न किसी चीज़ में कर लेंगे। रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिव धर्मिता नहीं है, रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिवनेस, इसको बोल देते हैं रेडियो धर्मिता। तो इसके अयस्क देख लीजिए, इसके अयस्क तो याद हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि इसके तो बहुत सारे आते हैं वो इसमें न्यूज़ में। पिच ब्लेंड, अभी तो USA इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, हो सकता है परमाणु इस्तेमाल हो जाए, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है ना बेचारे के पास। तो ये दादा देश होते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। गांव में भी देखो ना, कुछ एक परिवार ऐसे होंगे जो होंगे संपन्न परिवार या फिर दादागिरी करने वाले, और वो फिर गरीबों का, नीचे वाले जो तबके हैं, इनका खून चूसते रहते हैं। और अमेरिका भी तो ईरान के साथ यही कर रहा है बेचारे के साथ। ठीक है, लेकिन ऐसा लिखना नहीं है ना, ऐसे लिखना नहीं। लिखना कैसे है? लिखना वैसे है जैसे भारत सरकार बोलती है। भारत सरकार जिसके पक्ष में बात कर रही है वही बात बोलनी है। ये तो मैं अपने आइडिया बता रहा हूँ, अपने जो तरीका है या फिर अपने जो विचार हैं वो बता रहा हूँ आपको। तो ये इसके मैंने लिख दिए फटाफट में बातें करते करते। और ये जो मिलता है हमारे को, मिलने वाले क्षेत्र ग्रेनाइट होता है, और इसके अलावा कुछ औषधि चट्टानों में भी मिलता है। तो औषधि चट्टानों में तो ग्रेनाइट की चट्टानें और कुछ औषधि चट्टानें, यहाँ पे हमारे को यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। इसके भंडार की दृष्टि से कौन कौन से देश आगे हैं यह देख लीजिए। तो सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक इलाका है ओलंपिक डैम, ये ओलंपिक डैम इलाका है, यहाँ पे यूरेनियम के भंडार हैं। फिर है कजाकिस्तान। टाइम ज़्यादा हो गया क्या? क्योंकि आईपैड की बैटरी लो हो रही है इसलिए। कनाडा, रूस, यह भंडार है। अभी मैं इसको करवा देता हूँ, फिर ऑफ करते हैं आज। तो उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे, उत्पादन कौन ज़्यादा करता है। भंडार तो हमने देख लिए, उत्पादन में कजाकिस्तान और है कनाडा। अच्छा, यहाँ ऊर्जा उत्पादन में मैंने लिखा था क्या? हाँ, परमाणु ऊर्जा उत्पादन या बिजली निर्माण में लिख लीजिए। ठीक है, तो उत्पादन में कजाकिस्तान और कनाडा है। कजाकिस्तान में इन सीटू लीचिंग तकनीकी से उत्पादन होता है।
इन सीटू आपने अपने इसमें एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा। तो इन सीटू लीचिंग टेक्निक, इस तकनीकी का प्रयोग करके कजाकिस्तान में इसका इस्तेमाल किया जाता है, खोदा जाता है, निकाला जाता है यूरेनियम। तो भारत में इलाका है झारखंड में। झारखंड में है जादूगोड़ा। तो भारत के झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलता है। आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, तेलंगाना में भी मिलता है, राजस्थान में मिलता है, मेघालय में मिलता है। तो यहाँ पे हमारे को यूरेनियम भारत में मिलता है। भारत अपना जो आयात करता है वो मैक्सिमम कहाँ से करता है? तो भारत का आयात कजाकिस्तान से और कनाडा से, क्योंकि ये दो ही देश हैं जो ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। तो भारत का आयात है वो कजाकिस्तान, मिट जा भाई, ये कजाकिस्तान और कनाडा, यहाँ से आयात करके अपनी आपूर्ति पूरी करता है। यह हो गया हमारा यूरेनियम के बारे में। एक है थोरियम। चलो मैं थोरियम करवा दूंगा, बाकी वाली चीज़ें कल करते हैं। थक गए होंगे ना आप भी, काफ़ी टाइम हो गया आज मुझे लग रहा है, क्योंकि आईपैड इतना लो होता नहीं मेरा जल्दी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं परमाणु ऊर्जा की भविष्य की तकनीकी या भविष्य का ईंधन। तो परमाणु ऊर्जा भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दरअसल थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, किसकी तुलना में? यूरेनियम की तुलना में। जो थोरियम है वो ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलता है, और अभी इसकी जो तकनीकी है वो अंडर डेवलप्ड है, मतलब डेवलपमेंट की प्रक्रिया में है, विकास की प्रक्रिया में है इसकी तकनीकी, इससे ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी। तो विकास की प्रक्रिया में है, इसलिए इसको कहेंगे भविष्य का ईंधन या भविष्य का, जो भी बोल दे, ऐसा कुछ बोल दोगे तो काम चल जाएगा। जो थोरियम से बनने वाली मिश्र धातु होती है, तो मिश्र धातु यह उच्च ताप सहनशील होती है। तो उच्च ताप सहनशील होने के कारण इसका इस्तेमाल है वो एरोस्पेस में होता है। एरोस्पेस मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एरोस्पेस में इसका प्रयोग होता है। इसके प्रमुख अयस्क देखिए। अयस्क यूपीएससी ने पूछा हुआ है, मोनाजाइट रेत या मोनाजाइट। यूपीएससी ने पूछा था कि भारत में इनमें से कौन से इलाके हैं जहाँ पे मोनाजाइट रेत मिलती है, ऐसा था, या फिर मोनाजाइट रेत मिलती है, इसका मतलब क्या है, थोरियम का भंडार है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मुझे थोड़ा याद तो ऐसे आ रहा है, लेकिन प्रॉपर याद नहीं है। तो जो मोनाजाइट रेत है ये एक तरह से रेतीली बालू होती है, ये मोनाजाइट है, यही इसका एक अयस्क है, यहाँ से थोरियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और यह मुख्यतः प्लेसर निक्षेपों में पाया जाता है। ठीक है, भंडार की दृष्टि से देखेंगे कहाँ पे भंडार ज़्यादा हैं, तो भाई साहब इसके मामले में भारत सबसे आगे है। सबसे अधिक भारत में, फिर ब्राज़ील में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, और फिर यूएसए में। मेरे भी थकान आ गई हल्की हल्की, है ना। तो भारत में कहाँ मिलता है? भारत में केरल तट, आवाज़ से लग रहा है ना थका थका सा। केरल तट में एक चौरा तट नाम से जगह है, चौरा तट इलाका है, वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा हमारे को ये मिल जाएगा तमिलनाडु में, और उड़ीसा में भी मिलेगा, उड़ीसा का तट है ना, और आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएगा।
तो इन सब के तटीय इलाके में हमारे को मोनाजाइट रेत मिलती है। ठीक है, तो यह हो गया हमारे कुछ खनिज पदार्थ। अब कुछ खनिज ऐसे हैं जो ऊर्जा उत्पादन के लिए काम में आते हैं, इनको मैं कल करता हूँ। ठीक है, काफ़ी हो गया आज, चलिए ठीक है।